नमस्ते छात्र मित्रों, मैं श्री कोड़ी एम के हिंदी विषय अध्यापक भोसले हाई स्कूल उस्मानाबाद आपका द्वितीय सत्रांत में स्वागत करता हूँ। आज हम द्वितीय सत्रांत में का 7वीं कक्षा का पहला पाठ अस्पताल पढ़ने जा रहे हैं। अस्पताल यह शब्द थोड़ा सा सुनकर डरावना ज़रूर लगता है, क्योंकि आज का माहौल ही कुछ ऐसा है। कोरोना के कारण हम सब डरे हुए, सहमे हुए हैं। शायद इसीलिए इस शब्द से हमें डर लगता होगा। खैर, लेकिन हमें पाठ पढ़ना है अस्पताल। इस पाठ में जो चित्र दिए गए हैं, इनका हमें बस वर्णन करना है अपने शब्दों में। मुझे आशा है कि आपके सामने भी किताब होगी और अस्पताल यह पाठ निकालकर आप अस्पताल में के चित्रों को निहार रहे होंगे। अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें कई बातें दिखाई देती है। कई लोग आपको अस्पताल में नज़र आ रहे हैं, जिसमें कई अस्पताल के कर्मचारी हैं, जिसे चिकित्सक डॉक्टर कहते हैं। कुछ महिला परिचारिकाएं भी हैं। तो इनका हमें वर्णन करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो कई बातें आपको दिखाई देगी। बारी बारी से कई सूचनाओं की ओर भी हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर देखते हैं तो एक व्यक्ति, शायद वह द्वारपाल होगा, आईसीयू कक्ष के सामने खड़ा है। उसने अस्पताल का पोशाक पहना है। एक और कर्मचारी हैं जो तस्तरी में कुछ दवाइयाँ आदि लेकर वार्ड से निकल रहे हैं। तस्तरी का मतलब होता है ट्रे यानी तस्तरी। उस वार्ड के दोनों एक और दो सूचनाएं लिखी गई है, संदेश है। एक है नेत्रदान, रक्तदान। उसी के बाजू में एक और वार्ड या कक्ष दिखाई दे रहा है, जिसके दरवाजे पर एक पुरुष चिकित्सक खड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक उनके सामने एक महिला अपने शिशु को गोद में लिए खड़ी है और उस महिला के पास ही में एक बच्चा भी खड़ा है, शायद उस महिला का ही होगा। हम बस केवल चित्र का वर्णन कर रहे हैं। ऊपर की जो सूचनाएं हैं उसकी ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले, रोगी से अधिक बातें न करें। एक दरवाजे पर सूचना है रोगी से मिलने का समय, जैसे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय रोगी को मिलने के लिए दिया गया है। बाकी बातें अगर हम ठीक से देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो पता चलता है कि एक महिला परिचारिका पहिए वाली गाड़ी पर, कुर्सी पर एक महिला को लेकर जा रही है। पहिए वाली गाड़ी का इस्तेमाल अस्पताल में तब किया जाता है जब रोगी खुद अपने पैरों से चलकर नहीं जा सकता, उसकी अवस्था दयनीय होती है। तब उसके लिए पहिए वाली गाड़ी का उपयोग अस्पताल में ज़रूर करते हैं। तो एक महिला परिचारिका एक महिला मरीज को पहिए वाली गाड़ी पर बिठाकर कहीं ले जा रही है। शायद
गौर से देखने पर पता चलता है कि उसके पैरों पर एक पट्टी बंधी हुई है, शायद कोई घाव होगा, जख्म होगा या कुछ और भी हो सकता है। सामने अगर हम देखते हैं तो कुछ कुर्सियां रखी गई है। अक्सर हमने देखा होगा कि अस्पताल में रोगी से मिलने के लिए आने वाले लोगों के बैठने का प्रबंध वहाँ पर होता है और उसे कहते हैं प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम, आप शायद समझते होंगे। तो उस प्रतीक्षालय में कुछ एक महिला, 2 पुरुष बैठे हैं। सामने एक छोटा सा कक्ष है जिसमें एक महिला कर्मचारी है, एक पुरुष कर्मचारी है और उस कक्ष को कहते हैं पूछताछ की खिड़की, अर्थात इंक्वायरी काउंटर। अगर हमें अस्पताल में किसी प्रकार की अस्पताल संबंधी जानकारी चाहिए, किसी रोगी से मिलना हो, किसी डॉक्टर के पास जाना है, कोई और जानकारी अगर पानी है, तो पूछताछ की खिड़की पर हमें सबसे पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जहां अस्पताल बहुत बड़े होते हैं, कई मंजिले वाले होते हैं, कई रोगी वहां पर दाखिल होते हैं, कई डॉक्टर, कई कर्मचारी वहां पर होते हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। तो डॉक्टर से मिलने के लिए हो, रोगी से मिलने के लिए हो, अगर जाना है तो कम से कम समय में हम वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पूछताछ की खिड़की पर उसके संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, करनी चाहिए। यह पूछताछ का कक्ष है जिसे अक्सर हम लोग शब्द सुनते हैं आजकल, इंक्वायरी काउंटर। उसके बाहर एक पुरुष चिकित्सक अर्थात डॉक्टर खड़े हैं, उनके हाथों में एक फाइल है, शायद किसी रोगी से संबंधित होगी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का यह दृश्य है। लेकिन थोड़ी और बातें, अस्पताल कोई मर्जी से नहीं जाना चाहता, खुशी से जाना नहीं चाहता। अस्पताल कोई पिकनिक की, सैर की जगह नहीं होती। हम क्यों जाते हैं अस्पताल? 2 कारणों से। एक तो हमारा कोई सगा संबंधी, कोई मित्र, परिचित अगर वहाँ पर मरीज के रूप में दाखिल है तो उसे मिलने के लिए जाते हैं, या तो फिर खुद बीमार पड़ने पर वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जब भी हम अस्पताल में जाते हैं तो खुशी से नहीं जाते। अस्पताल में जाने के बाद हमें कुछ नियमों का हमें पालन करना चाहिए। कौन से नियमों का? जैसे कि वहाँ पर सूचना पट दिया गया है कि रोगी से अधिक बातें न करें। जब हम किसी मरीज को मिलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ इतनी बातें करते हैं और बातों ही बातों में कुछ ऐसी भी बातें हमसे होती है या कुछ लोग करते हैं कि जिससे रोगी घबरा जाता है। हम उसे कहते हैं कि कोई हमारा रिश्तेदार इसी रोग के कारण गुजर चुका, मर चुका। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे रोगी और अधिक भयभीत हो। रोगी से मिलते समय हर्ष से, उल्लास से, खुशी से, मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए। और दूसरी बात, उसके मन में जो उस रोग के लिए डर है तो उसे निकालने की भी कोशिश करनी चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसे थोड़ा सा समय के लिए रोग की चिंता से मुक्त करना चाहिए। ऐसी बातें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अस्पताल में जाते ही मरीज को देखकर रोते हैं। रोने से मरीज और अधिक घबरा जाता है, तो उसमें सुधार होने के बजाय वो और अधिक डर जाता है, भयभीत होता है। तो यह बातें हमसे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें कम से कम बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बातों से उसे आराम नहीं मिलता, उसे आराम की ज़रूरत होती है। तो कम से कम बातें और हिम्मत देने वाली बातें हमें उनके साथ ज़रूर करनी चाहिए। ये भी जानते होंगे कि ऊंची आवाज़ में भी हमें कभी बोलना नहीं चाहिए।
ऊंची आवाज़ के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, आप सभी जानते हैं। ऊंची आवाज़ जिसे डेसिबल में नापा जाता है, अधिक ऊंची आवाज़ जब होती है तो स्वस्थ लोगों पर भी बुरा असर पड़ता है, मरीजों पर तो अधिक पड़ता है। अधिक आवाज़ के कारण हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, हमें अच्छी नींद नहीं आती, बिना काम किए हम थक जाते हैं। कभी कभी तो अधिक शोर के कारण व्यक्ति पागल जैसी हरकतें करता है। तो ऊंची आवाज़ में अधिक बातें हमें कभी नहीं करनी चाहिए। इन सूचनाओं का हमसे पालन अस्पताल में ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात, अस्पताल में एक और भी सूचना है रोगी से मिलने का समय। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। हर अस्पताल में अलग अलग समय होगा, लेकिन समय निर्धारित होता है ताकि उस मरीज को आराम मिले, चिकित्सक को उसके इलाज में समय भी मिले। इसलिए मिलने की समय सीमा निर्धारित की जाती है, उसका भी हमसे पालन ज़रूर होना चाहिए। कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि नेत्रदान और रक्तदान, महादान। हम दान तो कई प्रकार का करते हैं, कोई भोजन का, अनाज का, कपड़ों का, न जाने कितनी सारी चीज़ों का हम लोग दान करते हैं। लेकिन सबसे अधिक मूल्यवान दान वह होता है अपना रक्त दान करना। जीते जी हम रक्त दान कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात हम अपने शरीर के कुछ अंगों का भी दान कर सकते हैं। जैसे कि आँखें हमारी, नेत्रदान। कभी कभी अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है, हादसे में मर जाता है, तो उनके परिजनों की अनुमति से उस मरे हुए व्यक्ति के शरीर के कुछ अंगों का भी दान किया जा सकता है, जिससे कुछ लोगों को पुनर्जीवन मिल सकता है, उनके शरीर के अंगों की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो रक्तदान जरूरी है, ये तो हम जीते जी कर सकते हैं। और कुछ शरीर के अंगों का दान मृत्यु के पश्चात किया जा सकता है, तो जरूर करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके लिए सबसे पहले एक अनुमति पत्र, इजाज़त पत्र हमें अस्पताल में भरकर देना चाहिए। अगर हम वह अनुमति पत्र लिख कर देते हैं कि जब भी कोई मेरी मृत्यु होगी तो मैं अपने कुछ अंगों का दान करना चाहता हूँ, उस अनुमति के कारण, रिश्तेदारों की अनुमति के बाद उस मरे हुए व्यक्ति के कुछ अंगों को निर्धारित समय में निकाल कर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। तो ये भी एक प्रेरणा देने वाली सूचना वहाँ पर लिखी गई है। मैं आशा करता हूँ कि हम सब इसका पालन करेंगे। अगर हम थोड़ा और नीचे चित्र के अंत में देखते हैं तो कुछ अन्य भी सूचनाएं, जैसे कि छोटा परिवार, सुखी परिवार। छोटे परिवार इसलिए सुखी होते हैं क्योंकि आय यानी आमदनी अधिक होती है, लेकिन व्यय यानी खर्च कम होता है। लेकिन अगर परिवार बड़ा हो तो खर्च भी अधिक होता है और वो परिवार कभी सुखी नहीं बन जाता। लेकिन हम लोग आज गलत धारणा लेकर चल रहे हैं। छोटा परिवार का मतलब ये नहीं कि हम अपने घर के बुजुर्गों को अन्य जगहों पर भेज दें या घर से निकाल दें, ये गलत है। छोटा परिवार का मतलब संतानों की संख्या सीमित रखना। 1 या 2 ही बच्चे जिस घर में हो, माता पिता भी साथ में हो, तो निश्चित रूप से वह परिवार सुखी बन सकता है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, छोटे परिवार का महत्व, उसके फायदे हमें ज़रूर समझने चाहिए और इस बात पर भी हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर एक कूड़ादान भी रखा है। कूड़ादान का मतलब
कचरा फेंकने के लिए वो एक वस्तु वहाँ पर दिखाई दे रही है, कूड़ादान, जिसे पेटी भी कह सकते हैं हम लोग, कचरा पेटी। तो जो भी चीज़ें कचरे में फेंकी जाती है तो वह चारों ओर अस्पताल में अस्त व्यस्त हमें फेंकनी नहीं चाहिए, जिससे अस्पताल में गंदगी बढ़ेगी और यह अनुचित होता है। केवल अस्पताल में ही नहीं तो हम अपने घर पर, घर के बाहर, सार्वजनिक स्थानों पर भी हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग अपने घर का कूड़ा कचरा निकालकर घर के बाहर खुलेआम सड़क पर फेंक देते हैं। यह कचरा हवा से चारों ओर बिखर जाता है, बरसात के दिनों में सड़ जाता है, उससे बदबू बढ़ जाती है, गंदगी फैल जाती है, मक्खी मच्छर बढ़ जाते हैं, जिससे और हम बीमार पड़ते हैं, फिर हमें अस्पताल में ही जाना पड़ता है। क्यों न हम मन ही मन निश्चय करें कि गंदगी को न बढ़ाने का प्रण करें। कचरा खुलेआम न फेंक कर घूरे में, कचरे फेंकने के लिए घूरा कचरे का डिब्बा जहाँ होता है वहीं पर फेंकें। सार्वजनिक स्थानों पर जो भी नियम है, चाहे वे यातायात के नियम, ट्रैफिक नियम जिसे कहते हैं हम लोग, यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए, कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंकना नहीं चाहिए। हमें सारे सार्वजनिक नियमों का हमें पालन करना चाहिए, जिससे हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और अस्पताल जाने की नौबत, मुसीबत हम पर नहीं आएगी। कभी आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहीं पर भी थूकते हैं। कई सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक इमारतें जैसे अस्पताल है, पाठशाला है, बस स्थानक है, रेल स्टेशन है, वहाँ पर कहीं ना कहीं पर कोने पर लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है। और हम भी बड़े अजीब हैं कि उसे पढ़ते तो हैं लेकिन निशाना लगाकर उसी पर थूकते हैं। बेशर्मी की हद हो गई। हमें यह वर्तन शोभा नहीं देता। हमें नियमों का पालन करना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए, कूड़ादान में ही कूड़ा फेंकना चाहिए। घर के बाहर जो घूरा रखा होता है कचरे का डिब्बा बड़ा, वहाँ पर ही कचरा फेंकना चाहिए, जिससे गंदगी नहीं बढ़ेगी और हमें अस्पताल जाने की नौबत हम पर नहीं आएगी। यह जो पाठ है चित्रवाचन है, इसमें हमें बस देखना है कि अस्पताल में होता क्या क्या है। ये तो हमारे लिए नई बात नहीं, हम कई बार अस्पताल जा चुके हैं, भले हम अपने लिए हो या किसी को मिलने के लिए हो, लेकिन गए तो ज़रूर हैं। तो वहाँ पर ये सारी बातें आपने कभी देखी होगी, सूचनाओं को पढ़ा होगा, उनका पालन ज़रूर कीजिए। इस पाठ में अगर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं इसका वर्णन हमें करना है अपने शब्दों में, अपने विचारों में। इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि अगर हम प्रश्न तैयार करते हैं तो उसका उत्तर ही इसका वर्णन होता है। जैसे सबसे पहले छात्रों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस पाठ में कितने पुरुष कर्मचारी नजर आ रहे हैं। इस पाठ में लगभग 5 पुरुष कर्मचारी नजर आ रहे हैं, यही जवाब ही इसका वर्णन होता है। कितनी महिला कर्मचारी हैं, अस्पताल में कितने लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रतीक्षालय में कितने लोग बैठे हैं, पूछताछ कहाँ पर की जाती है, आईसीयू जहाँ पर जो बहुत मरीज अधिक गंभीर रूप में होते हैं तो उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जाता है और वहाँ पर उन पर इलाज किया जाता है। रोगी से अधिक बातें क्यों नहीं करनी चाहिए, रोगी से मिलने का समय क्या होता है, इस
पहिए वाली गाड़ी का उपयोग क्यों और किसके लिए किया जाता है? इन सवाल, ऐसे कई सवाल अगर हम तैयार करते हैं और उसके जवाब भी अगर लिखते जाते हैं तो हमारे पाठ का चित्र वर्णन होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चित्र को गंभीरता से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसका वर्णन अपने शब्दों में, अपने विचारों में अगर लिखेंगे तो एक प्रकार से वह पाठ का वर्णन भी होगा और एक छोटा सा निबंध भी होता है। धन्यवाद। कुछ